Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So, exercise number 13.4, the last topic of the chapter, random variable. उसके हमने कल कुछ एक क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था एंड टुडे इज पार्ट 2. तो टुडे वी विल कंप्लीट सम मोर क्वेश्चंस, सम मोर एडवांस क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज. लाइक कल हम केवल रैंडम वेरिएबल सोचने तक, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने तक सीमित थे. आज अपन क्या करेंगे, उसका एक्सपेक्टेशन, मीन जिसको बोलते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, वो भी निकालेंगे. साथ में आज क्वेश्चंस का रैंडम वेरिएबल निकालने तक का पार्ट भी कल थोड़ा इजी था. आज थोड़े से क्वेश्चंस की स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग, या यूं कह दे थोड़ी सी डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स दिखाई देगी, जहां पे रैंडम वेरिएबल निकालना भी थोड़ा सा क्रूशियल साबित हो लगेगा अपने को. ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा उधर करना है, इधर सही है? सही है, ठीक है. चलो जी. सो क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ ए डाई. जब डाई को दो बार टॉस कर रहे हैं तो सक्सेस की संख्या एक्स माननी है अपने को. कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका बताया है उसने, बताओ. नंबर ऑफ सक्सेसेस. तो नंबर ऑफ सक्सेसेस विल बी डिफाइंड एज एक्स. नंबर ऑफ सक्सेसेस विल बी डिफाइंड एज एक्स, की कितनी बार सफलता मिली वो है एक्स. अब कितनी बार सफलता मिली, अगर मैं दो बार टॉस कर रहा हूं तो हो सकता है एक बार भी ना मिले, हो सकता है एक बार मिले, और हो सकता है दो बार मिले. तो यहीं से पता चल रहा है कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1 एंड 2. एक बार के लिए तो ये लग रहा है. लेकिन एक बार अपन सक्सेस की डेफिनेशन भी देख लें. भाई सफलता, हार जीत का मतलब भी क्या है. भाई कुल मिला के मैंने डाइस को दो बार फेंका, तो मैं कितनी बार जीत सकता हूं उसमें. तो मैं कितनी बार जीत सकता हूं, मैं 0 बार जीत सकता हूं, मैं एक बार जीत सकता हूं, मैं दो बार जीत. लेकिन जीत का मतलब तो समझो. जीत का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन में जीत का मतलब है कि एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 4 से बड़ा हो. तो हो सकता है एक बार भी ऐसा नंबर ना आए जो 4 से बड़ा हो सकता है एक बार ऐसा नंबर आ जाए जो 4 से बड़ा हो, और हो सकता है एक बार, दो बार ऐसा नंबर आ जाए जो 4 से बड़ा हो. तो पहले क्वेश्चन में तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू जो हम सोच रहे थे 0, 1, 2 वही होंगी. और सेकंड क्वेश्चन में फिर देखते हैं, पहले एक बार फर्स्ट क्वेश्चन करें. क्लियर है, क्वेश्चन की स्टोरी समझ में आई? सबसे पहले अगर आपने इन क्वेश्चंस में एक्स का मीनिंग समझ लिया, एक्स की पॉसिबल वैल्यू समझ ली, यूं सोचो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, तो आपने मान लो आधी जंग जीत ली. क्योंकि एक्स की पॉसिबल वैल्यू समझने के बाद, निकालने के बाद, प्रोबेबिलिटी निकालना और मीन एक्सपेक्टेशन तो केवल फॉर्मेलिटी पार्ट है, केवल कैलकुलेटिव पार्ट है. बट एक्स की पॉसिबल वैल्यूज नहीं सीख पाए, तो टेक्निकल पार्ट तो यही है भाई, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज स्टोरी समझ के सीख लो. राइट, चलो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले अपन एक्सपेरिमेंट लिखते हैं. अब दो बार टॉस करेंगे तो कैन वी ड्रॉ द सैंपल स्पेस, बोलो. हियर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ टॉसिंग, ऑफ टॉसिंग अ die twice, a die twice. राइट. ठीक है. अब आप सैंपल स्पेस ड्रॉ करोगे तो फिर सैंपल स्पेस के हिसाब से चलना पड़ेगा. हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सीखी है, तो जिन क्वेश्चंस में हम सैंपल स्पेस से ना चल के मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से चल सकते हैं, एटलीस्ट सारों में नहीं चल सकते, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें तो सैंपल स्पेस से ही चलना पड़ता है, तो उनमें हम एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से चलें. जैसे कि इस क्वेश्चन में चल सकते हैं कैसे. नंबर ग्रेटर देन 4 को एक इवेंट मान लिया, लेट से सक्सेस मान लिया, और नंबर ग्रेटर देन 4 ना आए उसको ले लिया फेलियर. ठीक है, तो मैं उन दो इवेंट्स का नाम एस और एफ रख देता हूं. एस फॉर सक्सेस, एफ फॉर फेलियर. लेट द, या फिर सबसे पहले एक्स को रिप्रेजेंट करो. एंड इज डिफाइंड एज एक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सक्सेसेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस. अब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग है. तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां से स्टार्ट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने दो इवेंट्स ले लिए, सक्सेस एंड फेलियर. लेट द टू इवेंट्स एस एंड एफ बी. अब एस को मान लेते हैं अपन, एस को मान लेते हैं क्या, नंबर ग्रेटर देन 4 है ना. अ नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स, ए नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स. ठीक है. और एफ को मान लेते हैं अपन, ये हो गया सक्सेस. और एफ को मान लेते हैं अपन कि इसका उल्टा, नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आए, तो नंबर 4 से बड़ा नहीं आए तो कैसा आएगा फिर बताओ. लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू भी कुछ होता है ना, और इक्वल टू 4.
ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 अपीयर्स। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि आप कितनी बार भी ट्रायल को रिपीट कर रहे हो, जैसे इस बारी दो बारी कर रहे हो, आप 3 बार करो, 300 बार करो, आप एक बार ही सोचो बस, और फिर उसको मल्टीप्लाई मैं करके दे दूंगा आपको, यही तो कहता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, सक्सेस आने की संभावना एक बार, और एक बार सक्सेस आने की संभावना यानी एक बार फेंके तो, और फेलियर की भी एक बार संभावना निकालेंगे। तो मुझे बताओ, अगर मैं डाई को एक बार फेंक रहा हूं तो 4 से बड़ा नंबर आने की संभावना, 4 से बड़ा यानी 5 और 6, तो कितना आएगा, 2/6, और बचे हुए 4/6 इधर आ गए, इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू उसमें। तो इसको सॉल्व करें तो इट इज 1/3 एंड इट इज व्हाट, 2/3। यहां तक क्लियर है। अब अपन ने क्या किया साहब, एक्स की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो है वो यहां से निकालना शुरू करेंगे। भैया हम 2 बार फेंक रहे हैं, 2 बार फेंक रहे हैं ना, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, नाउ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर। जब अपन सैंपल स्पेस ड्रॉ करते हैं तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स भी अपने को एक एक सैंपल पॉइंट उठा उठा के देखना पड़ता है। अब यहाँ पे अपन सैंपल स्पेस तो ड्रॉ नहीं कर रहे, तो अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमन सेंस से सोचेंगे। कैसे सोचेंगे, कॉमन सेंस से, कॉमन सेंस से ऐसे सोचेंगे कि अगर हमने 2 बारी उछाला तो हमको सक्सेस कितनी बार मिल सकती है, तो या तो एक बार भी ना मिले, या फिर एक बार मिले, और या फिर दोनों बार मिले। तो ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, ये हमने कॉमन सेंस से निकाल दिया, आर 0, 1, 2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अपने को ये सोचना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो प्रोबेबिलिटी भी सोचनी पड़ेगी। अब अपने को ये सोचना है कि 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, देखो कैसे। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार भी सक्सेस ना मिले उसकी संभावना। तो एक बार भी सक्सेस ना मिले तो 2 बार ही उछाल रहे हो तो दोनों ही बार फेलियर मिले, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ, मतलब एक पहली बार भी फेलियर मिले और दूसरी, या फिर एफ एफ भी लिख सकते हैं इसको, अपन इंटरसेक्शन हटा भी सकते हैं, इंटरसेक्शन साइन हटा भी सकते हैं ना। पहली बारी में भी फेलियर मिला, दूसरी वाली में। अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हम प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि आप दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, और एक बार फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी आप ऑलरेडी निकाल के आए हो। क्या निकाल के आए हो, 2/3, सो इट इज 2/3 इंटू 2/3। एक बार के लिए इतना लिख के छोड़ो। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो पहली बार सक्सेस मिली, दूसरी बारी में फेलियर मिली, समझ गए। प्लस ये भी तो हो सकता है कि पहली बारी में फेलियर मिली और दूसरी बारी में सक्सेस मिली, ये भी तो हो सकता है ना, बोलो। नहीं हो सकता। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्लस आगे बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। समझ आया। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या थी बताओ, 1/3 इंटू फेलियर क्या थी, 2/3। अब आप मानते हो दूसरा केस भी यही हो रहा है, 2/3 इंटू 1/3, तो मैं इसी का कर दूं दुगना, इसका दुगना कर दूं। ठीक है, एक बार इसको इधर छोड़ो। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ये देखते हैं जरा। तो एक्स इक्वल टू 2 करेंगे तो पहली बारी में भी सक्सेस, दूसरी बारी में भी सक्सेस, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस आने की संभावना क्या थी, 1/3 इंटू 1/3। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब सुनिए एक और चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग, जो हम अगले क्वेश्चन से अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं, इस वाले क्वेश्चन में उसको अप्लाई करके नहीं दे रहा हूँ आपको। सो मैं आपका वीडियो ऑन करो, इफ यू आर कमिंग ऑनलाइन देन टर्निंग ऑन द वीडियो इज ए कंपल्शन। हम्म, चलो आओ। हाँ एक चीज और सुनो, देखो अभी आपने डाइस को कितनी बार फेंका, एक डाइस को, यानी 2 डाइस, दो रैंडम एक्सपेरिमेंट ट्रायल 2 बार हुए ऐसे मान के चलो, है ना। तो ये जब मोर देन 2 हो जाए, ये क्या हो जाए, मोर देन 2, मान लो 4 होते अभी, 4 होते तो एक सक्सेस में क्या करते आप, एक सक्सेस, 4 में से एक मतलब एक्स इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते, कैसे निकालते हैं, पहली बारी सक्सेस आया, बाकी 4 में फेलियर आया। फिर कैसे निकालते, पहली बारी में फेलियर आया, दूसरी बार में सक्सेस, बाकी फेलियर, यानी एस एफ 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 एफ, फिर एफ एस एफ एफ, फिर एफ एफ एस एफ, और फिर एफ एफ एफ, लास्ट में सक्सेस। चलो ये तो हो गई एक्स इक्वल टू 1 की। अब एक्स इक्वल टू 2 की सोचो, तो एक्स इक्वल टू 2 के केसेस सोचने पड़ते हैं ना, देखो कैसे, एस एस एफ एफ, फिर एफ एफ बीच में डालो, फिर एफ एफ इधर डालो। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया था, 4 बारी कॉइन को टॉस किया था, राइट। चलो 4 बारी छोड़ो, अब मैं आ जाता हूँ 10 बारी। अब मैंने क्या कर दिया, 10 बारी। तो 10 बारी में आप प्रोबेबिलिटी तो निकाल लोगे, लेकिन वो केसेस सोचने मुश्किल होंगे ना, जो अभी आसान लग रहे हैं। कि जैसे एक्स इक्वल टू 1 के केसेस दो ही बन सकते हैं, पहले सक्सेस बाद में फेलियर, पहले फेलियर बाद में सही, ये दो केसेस यूं ही सोच लिए बातों बातों में।
लेकिन अगर मान लो ये अगर हम 10 बार करते टॉस, तो उसमें से मान लो 2 सक्सेस 3 सक्सेस के केसेस सोचने मुश्किल होता है ना, कि 3 सक्सेस बीच में है या 2 सक्सेस पहले या एक सक्सेस बाद में, वो अरेंजमेंट करना मुश्किल होता है ना। तो जब हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे इस एक्सरसाइज के एंड में आते आते, जब ये ट्रायल्स बढ़ जाएंगे, तो अब अपन एक लॉजिक यूज करेंगे। देखो इधर स्क्रीन पे हम क्या करेंगे, हम कितनी बारी उछाल रहे हैं, 2 बार। उसमें से एक्स की वैल्यू 0 है ना, सक्सेस कितनी बार चाहिए आपको, 0 बार, तो इसको कर देंगे हम 2C0। क्या कर देंगे, 2C0। इधर आओ, हम कितनी बार उछाल रहे हैं, 2 बार। सक्सेस कितनी चाहिए मुझे इसमें, 1 बार, 2C1। और यहाँ पे वापस हम कितनी बार उछाल रहे हैं, 2 बार, और सक्सेस कितनी चाहिए हमको, दोनों बार चाहिए, 2C2। अब आप ध्यान से सोचो, 2C0 1 होता है, 2C2 2 होता है, जो मैंने यहाँ कर दिया एक्चुअली, देखो कर दिया ना। अब यहाँ तो हमने कॉमन सेंस से ही कर दिया 2, लेकिन ये एक्चुअली 2 कहाँ से निकल गया है, 2C1 से निकल गया है। और 2C2 कितना होता है, अगेन 1 होता है, 1 होता है। तो इस बार तो हम ये नहीं लिख रहे हैं कि 2C0 2C1 2C2, इस बार तो हमने कॉमन सेंस से निकाल लिया है, तो हटा देते हैं। लेकिन आगे के लिए ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, व्हेन नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज मोर देन 4 मोर देन 5, जब चली जाए तो ये अपने को करना ही पड़ेगा। नहीं तो हम नहीं कैसे सोच सकते प्रैक्टिकली, और सोच सकते हैं तो इतनी जल्दी नहीं सोच सकते। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये इंटू 2 कर दिया और आंसर निकाल, तो हो चुका है आपका काम पहले का। तो 2/3 इंटू 2/3 इज 4/9। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा अगेन 4/9, और ये क्या हो गया, 1/9। जैसे ही सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई, सबको सम करो, 4 + 4 8 + 1 8 9/9 आ रहा है, क्योंकि टोटल अगर 1 नहीं आया तो समझ लेना गलती है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है ओनली, इसका मीन और एक्सपेक्टेशन अभी तो इस क्वेश्चन में तो नहीं निकालना है। ठीक है, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बस एक टेबल बना देंगे। सो द probability distribution table is, probability distribution table is, तो 2 कॉलम बना दो, एक में प्रोबेबिलिटी, एक में एक्स की वैल्यू और एक में उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, उसके बाद जो भी पॉसिबल वैल्यूज निकली, क्या क्या निकाली आपने, 0 1 2, और एक टोटल भी बना देना। ठीक है, ओके। ये लो साहब, बन गई आपकी टेबल। 0 1 2, 0 की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली आपने बताओ, 4/9, इसकी भी 4/9, और इसकी 1/9, और टोटल हो गया हमारा 1। ठीक है, डन। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, मतलब इसका भी पहला पार्ट खत्म हुआ। अब सेकंड पार्ट में बाकी सब सेम है, लेकिन उसने सक्सेस की डेफिनेशन चेंज कर दी। अब सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होगी तो बाकी सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है ना। तो आ जाओ, सेकंड पार्ट क्या है, 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। अब जरा सोच के मुझे सारे बच्चे ये बताओ कि सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। जैसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या थी, 0 1 2, तो सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, सोच के बताओ। सक्सेस हो जाती है, सक्सेस तब हो जाती है जब किसी भी एक डाय पे 6 आता है, तब तो सक्सेस हो जाती है। तो सक्सेस कितनी बार हो सकती है, कैसे, बताओ कैसे, स्टोरी बना के बताओ सर। इस तरीके से 2 बार हो सकती है। जैसे पिछली बार तो क्या था, 4 से बड़ा नंबर, तो 4 से बड़ा नंबर 2 बार आ गया, एक बार 5 आ गया, एक बार दोबारा में 5 आ गया, तो 2 सक्सेस मिल गई। 2 बार जीत गया मैं, मतलब उस गेम में मैं 2 बार जीत गया। तो कम से कम किसी भी एक एक डाय पे 6 आ जाए, सुनो, एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या है कि एक एक 6 आ जाए तो भी आप जीतते हो, और एक से ज्यादा 6 आ जाए तो भी आप जीतते हो। तो दोनों ही केस में हम जीतते हो ना। आप 2 बार कैसे जीतते हो ये बताओ। देखो, गेम सुनो, मेरे पास एक डाई है, मैं कह रहा हूँ प्रियांशु तू तब जीतेगा, मैं 2 बार फेंकूंगा इस डाई को, एक बार भी 6 आ गया तो तू तू जीत गया, वरना तू हार गया। एक बार भी, एटलीस्ट एक बार भी 6 आया तो तू जीता, वरना तू हारा। मैंने पहली बार ही फेंका, एक बार 6 आ गया, और मैंने दूसरी बार ही फेंका 6 नहीं आया, तो ये जीता, जीता हुआ माना जाएगा। मैंने पहली बार ही फेंका तो ये 6 आ गया, और दूसरी बार ही फेंका तो भी ये 6 आ, तो भी 6 आ गया मान लो, तो दोनों बार ही 6 आ गया तो भी ये जीता। तो उसको 2 बार जीता हुआ थोड़ा ना माना जाएगा, उसको तो एक ही बार जीता हुआ माना जाएगा ना। नहीं समझे, गेम क्या है, कम से कम एक बार 6 आया तो ये जीता। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 और 1 होगी। इस यहाँ पे गेम ओनली हार जीत का है। 2 बार मतलब एक से ज्यादा बार आप जीत ही नहीं सकते हो, या तो आप हार सकते हो गेम को, या तो आप गेम को हार सकते हो, या आप गेम को जीत सकते हो। आप गेम को 2 बार ही नहीं जीत सकते हो। मान लो मैंने कहा है कि अगर प्रियांशु जीतता है तो उसको, उसके लिए कैश अवार्ड है, मान लो 100 रुपए 500 रुपए है ना। तो वो 500 रुपए एक बार भी 6 आ गया तो मिलेगा ना। लेकिन अगर मान लो 2 बार 6 आ गया तो उसको 2 बार नहीं मिल सकता वो अवार्ड।
क्योंकि गेम क्या था, एक बार भी 6 आया तो ये जीता। समझ गए क्या? क्लियर है क्या? बोलो। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स 0 और 1 है, इतना सोच लिया। मैंने क्या कहा, एक्स की पॉसिबल वैल्यू सोच ली, तो उसके बाद तो आप यूं ही गेम को खत्म कर दोगे। ठीक है, समझ आया? तो हम क्या क्या चेंजेस करेंगे बताओ। पहले क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ पे इवेंट्स एस और एफ माना था, इधर हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, लेट द इवेंट्स एस एंड एफ बी, एस एंड एफ बी। तो एस की डेफिनेशन मान लेते हैं, 6 अपीयर्स, एज इट इज लिख दो, 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई, ऑन एटलीस्ट वन डाई। और फेलियर का मतलब क्या होगा, जस्ट उल्टा सोचो। कम से कम एक बार 6 आए तो ये जीतता है, एक बार भी 6 नहीं आए तो ये नहीं जीतता है। 6 डज नॉट अपीयर्स ऑन ईदर डाई, ऑन ईदर टॉस, है ना? 6 डज नॉट अपीयर ऑन ईदर डाई, किसी भी डाई में 6 नहीं आए तो ये हारता है, और दोनों में से किसी एक पे भी आ जाए तो ये जीतता है। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर ओनली 0 and 1। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0 and 1। अब 0 आने की संभावना, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। 0 आने का मतलब हारना, हारना मतलब एक बार भी 6 नहीं आया, तो एक बार भी 6 नहीं आया दैट मीन्स, एक बार भी 6 नहीं आया मतलब पहले में भी 6 से छोटा नंबर आया, मतलब 6 के अलावा कोई नंबर आया, ठीक है, और बाद में भी 6 के अलावा कोई नंबर आया। तो एफ इंटरसेक्शन एफ, तो पहले 6 के अलावा कोई नंबर आना। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी इवेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? देखो, एस का मतलब है 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई, एफ का जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी एस और एफ की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, है ना? तो एस का मतलब क्या माना था हमने, 4 से बड़ा नंबर आना। एफ का मतलब क्या माना था हमने, 4 से छोटा नंबर आना। तो यहाँ पे हमको दो इवेंट्स और मानने पड़ेंगे अभी एस और एफ के साथ। क्या मानने पड़ेंगे? देखो, एस का मतलब है कम से कम एक डाय पे 6 आना, एफ का मतलब है किसी भी डाय पे 6 नहीं आना। तो अब 6 आना और 6 नहीं आने को अपने को दो इवेंट्स मानने पड़ेंगे। लेट से उनको हम ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? ए और बी, सिंगल थ्रो में, है ना? तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ए और बी इवेंट्स मान लेते हैं हम। 6 अपीयर्स, 6 डज नॉट अपीयर्स, 6 अपीयर्स, 6 डज नॉट अपीयर्स। ओके, तो अब आप यहाँ पे एफ इंटरसेक्शन एफ नहीं करोगे, दोनों बारी आपको 6 नहीं लाना है, तो बी इंटरसेक्शन बी करोगे। समझ गए? क्या करोगे? बी इंटरसेक्शन बी। इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बताओ, 6 का नहीं आना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हो गई हमारी 5/6, और इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई, 1/6। तो बी इंटरसेक्शन बी करने का मतलब हो गया 5/6 गुणा 5/6, दैट इज इक्वल टू 25/36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, यानी दोनों बार सक्सेस आ जाना। ठीक है, दोनों बारी सक्सेस आ जाना, दैट मीन्स बोलो, अब दोनों बारी सक्सेस नहीं, सॉरी, एक्स इक्वल टू 1 मतलब किसी भी एक बारी में 6 आ जाना। तो किसी भी एक बारी में 6 आने को कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखो, पहली बारी में 6 आया, दूसरी बारी में 6 नहीं आया, ये भी इसके केस में जाएगा। प्लस पहली बारी में नहीं आया और दूसरी बारी में आ गया, ये भी इसी के केस में जाएगा, और दोनों बारी आ गया, ये भी इसी के केस में जाएगा। समझ गए? भाई जीत का मतलब है कभी भी 6 आए, तो पहली बारी में आए दूसरी बारी में नहीं आए, ये भी जीत है। पहली बारी में ना आए दूसरी बारी में आ जाए, ये भी जीत है, और दोनों बारी आ जाए, ये भी जीत है। ये दो बार जीत नहीं है, ये जस्ट जीत है। ओके, तो इसको खोल दो बस अब आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन व्हाट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन व्हाट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब सॉल्व करो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था, 1/6 गुणा बी क्या था, 5/6। ठीक है, और ये वापस 1/6 इंटू 5/6, ये दोनों केस तो सेम ही है एक तरीके से, नहीं सेम नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है ना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, सेम ही है क्या? यस, 5/6 इंटू, तो इसका दुगना कर दूं अभी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 1/6 इंटू 1/6। तो कितना हुआ बताना, 10/36, और ये कितना हुआ बोलो, 1/6।
36, तो टोटल कितना हो गया 11/36। करो ऐड, 25 और 11 हो गए 36, हो गए ना। इन दोनों का सम हर हाल में 1 आना ही चाहिए, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज ही चेंज करनी पड़ेगी। देखो लैंग्वेज, शुरू की लैंग्वेज सुनो। हमको यहाँ पे ये एस और एफ जो है, ये इवेंट्स नहीं मानने पड़ेंगे। इवेंट्स तो हमको 6 आना और 6 नहीं आना मानना पड़ेगा, ए और बी जो हमने माने, राइट। तो इनको क्या माने साहब, इनको हम ऐसे मानेंगे, सक्सेस इज डिफाइंड एज, सक्सेस की डेफिनेशन के रूप में इनको डिफाइन हम करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे हेयर, सक्सेस इज डिफाइंड एज, और जो भी डेफिनेशन गिवन, सक्सेस इज डिफाइंड एज 6 अपीयर्स, 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई, ठीक है। किसी भी एक डाई पे 6 आने को हमने सक्सेस की तरह डिफाइन कर दिया। तो अब फिर इसके हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से हमने दो इवेंट्स मानने, क्या, ए और बी। सो लेट इवेंट्स ए एंड बी, यहां लिख देंगे लेट इवेंट्स ए एंड बी बी, बी बी, और फिर ए ये है, बी है, समझ गए, क्लियर है। ठीक है ना। देखो हम सक्सेस एक से ज्यादा नहीं कर सकते ना, इसलिए अपन इवेंट एस नहीं, सक्सेस नहीं मान सकते। इवेंट तो अपने को कुछ डिफरेंट मानना पड़ेगा। हमको दो चीजें सोचनी पड़ेगी, एक तो है हार जीत और एक है इवेंट्स। ओके, तो हार जीत अलग है और इवेंट्स अलग है, समझ गए। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, टेबल बना देना जैसे पिछली बार बनाई। बोलो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज। जीरो नहीं, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, 0 1 2, एक और बनेगा फिर तो 1, 0 1 2 कौन बोल रहा है, 0 और 1, 0 1 और टोटल 2 तो है ही नहीं ना पॉसिबल वैल्यू एक्स की। जीरो की संभावना क्या है 25/36, और इसकी संभावना क्या है 11/36, टोटल 1 आ गया। तो देखो हारने की संभावना कम ज्यादा है, जीतने की कम है। देखो सम, इसका आंसर देखो पीछे, दोनों क्वेश्चंस का आंसर देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है कि नहीं है। हाँ, और फर्स्ट पार्ट की भी देखो, फर्स्ट पार्ट दिखाऊं, ये थी। हम्म, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, from a lot of 30 bulbs, which includes 6 defective, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. 30 bulbs में से कितने bulbs निकाले जा रहे हैं, 4। लेकिन उन 30 में 6 डिफेक्टिव भी है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, 24। लेकिन निकाले 4 ही जा रहे हैं, याद रखना है ना, सारी स्टोरी याद रखना। विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट मतलब निकाला, चेक किया, वापस रख दिया, ठीक है। तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, वापस रख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम गुणा कर सकते हैं ना सीधे सीधे, जैसे ए इंटरसेक्शन बी है तो ए और बी को गुणा कर दिया, ये माइंड में थ्योरी बना लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो 4 बल्ब्स में से जो हमने निकाले हैं उसमें कितने डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, यही मेरा एक्स है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका पूछा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो रैंडमली सोच के बताओ, कॉमन सेंस से, अगर मैं 4 बल्ब निकाल रहा हूं उसमें से कितने डिफेक्टिव निकलते हैं, वही एक्स है, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, 1 2 3 4, 4 से ज्यादा भी होंगी क्या। देखो डिफेक्टिव बल्ब्स तो 6 हैं, बल निकाल तो 4 ही रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा डिफेक्टिव 4 ही निकलेंगे। तो यही पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स है, समझ गए क्या। चलो अब एक ही स्टेटमेंट में हम इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। हेयर एक्स रिप्रेजेंट्स, एक्स की और रैंडम एक्सपेरिमेंट दोनों को एक ही स्टेटमेंट में लिखते हैं। एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। व्हेन या फिर ऐसे लिखो, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, बल्ब्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट बता दो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग 4 bulbs आउट ऑफ a lot of 30 bulbs, out of
ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स। और 30 बल्ब्स में क्या क्या चीज है वो भी बता दो यहाँ पे, इंक्लूडिंग 6 डिफेक्टिव, तो बचे हुए नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, एंड 24 नॉन डिफेक्टिव। अभी लाइन पढ़ो, इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन हो गया, कर क्या रहे हैं हम, और एक्स की जो डेफिनेशन है वो भी एक्सप्लेन हो गई। समझ गए? तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क करके अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करें ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ये तो हो गया हमारा एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, और यहां से लेके यहां तक ये मेरा हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। और हमने ये भी बता दिया कि लॉट के अंदर 30 में से 6 डिफेक्टिव है और 24 जो है नॉन डिफेक्टिव है, राइट। अब हम सीधे ही लिखने वाले हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि क्या इसमें सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे क्या हम, और ड्रॉ करेंगे तो कितने सैंपल पॉइंट्स बनेंगे वो सोचो, विद रिप्लेसमेंट है। तो सैंपल पॉइंट्स किस हिसाब से हो सकते हैं, देखो, पहला डिफेक्ट 4 बल्ब्स निकाल रहे हो, पहला डिफेक्टिव, बाकी 3 नॉन डिफेक्टिव, पहला डिफेक्टिव बीच में आ गया, तो कॉइन को 4 बारी टॉस करने जैसा है ना, तो 16 बनेंगे सैंपल पॉइंट्स। लेकिन हमने क्या कहा कि सैंपल पॉइंट स्पेस के हिसाब से अब अपन सोचेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन में हम चले ही ना, जिसमें पॉसिबल ही ना हो उसके बिना चलना, उसी में चलेंगे। कुछ क्वेश्चन है उसमें तो 100% सैंपल स्पेस से ही चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम सैंपल स्पेस के बिना चल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, वैल्यूज ऑफ एक्स आर, बोलो, 0, 1, 2, 3, 4, डन। ये हो गई पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब अपन इवेंट्स मान लेते हैं, डिफेक्टिव आना नॉन डिफेक्टिव आना, उनकी निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। एक बल्ब जब हम निकालें, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या सोचते हैं, 4 बारी 5 बारी नहीं सोचते, एक बारी में क्या हुआ वो स्टोरी सोचते हैं ना। ठीक है प्रियांशी, समझ आ रहा है? नाउ लेट द इवेंट्स, बोलो इवेंट्स क्या माने, ई एंड एफ मानोगे इवेंट्स, क्या है, डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव, तो डी और एन, हाँ, लेट द इवेंट्स डी एंड एन बी। तो डी की डेफिनेशन है डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रॉन आउट, डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रॉन आउट, और एन की डेफिनेशन है नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रॉन आउट। समझ आया? ओके। तो अब जब एक एक बल्ब निकाल रहे हैं तो डिफेक्टिव बल्ब आने की संभावना, और एक बल्ब निकाल रहे हैं तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब आने की संभावना। बस एक बल्ब निकाल रहे हो, 4 बारी में मत सोचो, 4 बारी में तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से उसको 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बोलो, एक बल्ब निकाल रहे हैं, डिफेक्टिव आने की संभावना क्या है, 6/30, और नॉन डिफेक्टिव आने की संभावना क्या है, 24/30, राइट। तो यहाँ पे 6/30 एंड इट इज वॉट 24/30। इसको सॉल्व किया तो यहाँ क्या हो गया, 1/5, और वहाँ क्या हो गया, 4/5, ठीक है, 1/5 एंड 4/5, ठीक है, डन। अब क्या करना है साहब, अब x की वैल्यूज 0 पे प्रोबेबिलिटी सोचनी है, 1 पे सोचनी है, 2 पे सोचनी है, 3 पे सोचनी है, और 4 पे सोचनी है। और इस बार अपन यूज करेंगे कॉम्बिनेशन का, जो हमने पिछली बार कहा था ना। देखो नाउ, अब ध्यान से देखना इसके बाद का पार्ट। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकले। तो एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकले तो सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकलेंगे। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ n, या फिर ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव एंड 4 नॉन डिफेक्टिव। समझ गए? इसका मतलब ये हो गया, 0 तो डिफेक्टिव है और 4 क्या है, नॉन डिफेक्टिव है। अब डिफेक्टिव बल्ब आने यानी चारों नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी लिखनी है आपको, तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n। ओके, यहां तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4C0 से, क्योंकि 4 निकाल रहे हैं और एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए। हालांकि 4C01 ही होता है, 4C01 ही होता है, लेकिन क्योंकि बाकियों में आप लिखोगे ना 4C1 4C2, तो इसमें भी लिखना है, या तो किसी में नहीं लिखना है या सब में लिखना है, ठीक है। सॉल्व करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन क्या लिखा था हमने, बताना, 4/25, 4/5, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, और आगे बोलो 4C0 कितना होता है, 1। आंसर कितना आया, 4 के पावर 4 क्या होती है, 4 की पावर 4 256, 16 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 525 का स्क्वायर 625, डन।
चलो x की वैल्यू 0 पे आ गए हम। अब x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 का मतलब क्या है बेटा, कि एक तो डिफेक्टिव निकले, साथ में 3 नॉन डिफेक्टिव निकले। तो इसकी संभावना हम कैसे निकालेंगे, एक डिफेक्टिव की संभावना क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, और 3 नॉन डिफेक्टिव की संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन। लेकिन अब ये डिफेक्टिव कहां पे प्लेस होगा क्या पता, तो फिर 4C1, क्योंकि ऐसे केसेस बनेंगे 4C1। कितने केसेस बनेंगे ऐसे, 4C1। 4C1 की वैल्यू 4 होती है, तो 4 केसेस बन गए ना। देखो डिफेक्टिव पहली जगह आ गया, डिफेक्टिव दूसरी जगह आ गया, डिफेक्टिव तीसरी जगह आ गया और डिफेक्टिव चौथी जगह आ गया। तो ये 4 केसेस हो गए। इसको कर दो सॉल्व। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितनी थी, 1/5, देन इट वॉज 4/5, अगेन 4/5, अगेन 4/5, और आगे 4C1 की वैल्यू 4। करो सॉल्व, वही सेम आ गई इसकी, तो 256/625। तो एक्स की वैल्यू 1 का भी काम हुआ। अब क्या बचता है, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, दो डिफेक्टिव एंड दो नॉन डिफेक्टिव, दो डिफेक्टिव एंड दो नॉन डिफेक्टिव। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको इस केस में आती सोचने में, अगर हम 4C0, 4C1, 4C2 नहीं कर रहे होते, तो यहाँ पे सोचने में आती है कि दो डिफेक्टिव एंड दो नॉन डिफेक्टिव कहाँ पे प्लेस्ड हैं। ठीक है, लेकिन अब अपन सोच ही नहीं रहे, तो अपन तो सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, 4C0, 4C1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, दो तो डिफेक्टिव है साहब, ओके, और दो कितने, दो कैसे हैं, नॉन डिफेक्टिव हैं। लेकिन इनकी प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे इसको, भाई दो डिफेक्टिव हैं दो नॉन डिफेक्टिव कहाँ कहाँ प्लेस हैं, ऐसे केसेस बनाने के लिए हम इसको 4C2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आया ना देखो 4 निकाल रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो 0 रख दिया, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो 2 रख दिया। इजी है वैसे, एक बार थ्योरी बना लो तो इजी, राइट। चलो करो उसको मल्टीप्लाई। तो कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना था, 1/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, कितना होता है 4C2, 6 होता है, ठीक है। सो आंसर बोलो, 4 4 जा 16, 6 जा 96/625। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 पे आओ। एक्स इक्वल टू 3 का मतलब बोलो पहले, कि 3 तो डिफेक्टिव हैं और एंड एक जो है नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद आओ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं इसको, 4C3, जो कि कितना होता है, 4C3 4 ही होता है। और 4 केसेस आप सोच सकते हो कैसे कौन कौन से बनेंगे, नॉन डिफेक्टिव को शुरू में रख दो, फिर सेकंड पे रख दो, फिर थर्ड पे रख दो, फिर फोर्थ पे रख दो, यही 4 केस बनेंगे। और 4C3 से भी 4 केस ही बन रहे हैं। चलो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। डी की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/5, 1/5, 1/5, और नॉन डिफेक्टिव की 4/5, और इंटू 4 कर देंगे 4C3 का। ये कितना हो गया साहब, 16/625। एक केस रह गया, एक केस यहाँ पे सॉल्व करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 4, ठीक है। x इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, कि पहले भी डिफेक्टिव, नहीं पहले एक बार उसकी मीनिंग लिखो जैसे पहले सब में लिख रहे हो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिफेक्टिव, साथ में एक भी नहीं हो जो कि नॉन डिफेक्टिव, सारे डिफेक्टिव हो ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, और केसेस इसमें एक ही बनेगा, तो इंटू 4C4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी है, 1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 इंटू 4 गिव्स मी व्हाट, 4/, ओ सॉरी सॉरी, हाँ 4 नहीं 1, तो 1 आएगा, तो ये तो 1/625 हो गया, 1/625। अब 625 टोटल आ रहा है कि ये देख लो, सबका डिनोमिनेटर 625 है, तो ये वेरीफाई होगा। 256, 256, 512, 512 के बाद आ जाओ 608, 608 और 16, 624, 624 और एक 625 हो गए। तो ये आना ही चाहिए, ये नहीं आया तो फिर समझ लो हमने गलत किया। ओके, तो एक्स की सारी वैल्यूज पे हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देंगे, हम ऊपर लिख देंगे, नाउ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विल बी लाइक एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज बोलो, 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन द टोटल, ठीक है। 0 की क्या थी, 256। आंसर मैच करो क्विकली पीछे से, 256/625,
2 की क्या थी 96, 96/625। 3 की क्या थी 16/625, देन इट वाज 1/625 और ये हो जाएगा टोटल 1। डन, समझ आ गया। अच्छा अगर मुझे बताओ मैं सैंपल स्पेस से चलता तो कैसे चलता, सैंपल स्पेस से चलता तो मैं ऐसे चलता, देखो कुछ सैंपल स्पेस बन गया होता है ऐसे एच, या फिर अभी हमने क्या लिया है डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, तो डी चारों डिफेक्टिव। फिर 3 डिफेक्टिव के केसेस कौन कौन से बनते हैं, डी 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 एन, फिर एन को बीच में प्लेस करता, डी एन डी डी एन डी, फिर डी एन डी डी एंड देन व्हाट एन डी डी डी, ऐसे करके बाकी केसेस भी बनाता। फिर मैं क्या करता, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज पे, एक्स की वैल्यू जैसे मैंने कहा एक्स की वैल्यू 4 की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है ना, मतलब मैं क्या करता वही इसको सैंपल स्पेस सैंपल पॉइंट को प्रोसेस करता डी 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 डी, जैसे हमने शुरुआती दौर में किया था। इस केस में क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 4 हो गई, भाई इसमें चारों डिफेक्टिव हैं तो इसको जब मैं इस मशीन में डालूंगा तो रियल नंबर आंसर का निकल के आएगा 4। ऐसे करके सारे सैंपल पॉइंट्स डालता, सारे सैंपल पॉइंट्स डाल के फिर मैं जब प्रोबेबिलिटी निकालता, ये बात जरूर है कि जब सैंपल स्पेस से आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो प्रोबेबिलिटी निकालना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि फिर आपको केवल इतना सा काम करना है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो डी 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 का एक ही केस है, डिवाइडेड बाय टोटल केस कितने हैं 16, समझ में आया, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन सीधे, है ना। तो ये यहाँ पे फायदा है। लेकिन अब देखो 4 बारी उछालने में और फिर आगे जब और बारी उछालें या मतलब 5 बल्स निकालें 6 बल्स निकालें तो दिक्कत आ सकती है ना, इसलिए अपन ने ये वाला केस तो यहाँ पे अब बिल्कुल यूज करना बंद कर दिया। मतलब सैंपल स्पेस को हम जितना हो सके इग्नोर करके और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से ही चलें, यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है प्रियांशु, नींद आ रही है? हम्म, क्यों, क्यों आ रही नींद बताओ। हम्म, अब आ जाओ यहाँ पे। ए कॉइन इज बायस्ड, बायस का मतलब क्या होता है, खराब है मतलब, है ना, फेयर नहीं है ना, पक्षपाती है। बायस का मतलब होता है पक्षपाती, अनबायस का मतलब अपक्षपाती, है ना। सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज टेल, हेड आने की संभावना टेल आने की संभावना से 3 गुना है, यानी हेड और टेल का रेशियो करें तो 3:1 है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अगर 2 बार उछाले तो नंबर ऑफ टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी आप बताओ, ठीक है। तो ऐसा सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस फर्क कितना है कि वहां पे फेयर कॉइन होता था और यहाँ पे बायस्ड कॉइन है, बाकी सब सेम है। तो इसको थोड़ा सा रफली कर लेते हैं। हम्म, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम एक कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं और कॉइन की डेफिनेशन क्या है, तो पहले हम लिखेंगे हेयर इट इज गिवन दैट, और कॉइन की डेफिनेशन लिख देंगे हम। कॉइन की डेफिनेशन क्या है कि अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू occur एज टेल, यहां तक लिख लिया। दैट इज, इसको डिफाइन करें, दैट इज इसको डिफाइन करें तो हेड और टेल आने की जो संभावना है वो कुछ 3:1 टाइप में गिवन है, क्योंकि 3 बारी है, ठीक है ना। और हेड और टेल आने की संभावना अगर 3:1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगी 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ जाएगी बताओ क्या, 1/4, ठीक है ना। वेयर इवेंट्स इवेंट्स एच और टी को डिफाइन कर देंगे, हेड अपीयर्स टेल अपीयर्स, ठीक है। एच का मतलब अगर हेड आना है और टेल का टी का मतलब अगर टेल आना है तो एच आने की संभावना 3/4 हो जाएगी और टेल आने की संभावना 1/4। यहां तक क्लियर है सारी बातें। अब हम कितनी बार उछाल रहे हैं उसको, ट्वाइस, नाउ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो यहाँ पे तो सैंपल स्पेस से भी चल सकते हैं हम, चल सकते हैं ना, 2 बारी तो उछाल रहे हैं, पर हम नहीं चलेंगे, हम चलेंगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एंड एक्स की वैल्यू क्या है, एंड एक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टेल्स, है ना, एक्स इज डिफाइंड एज व्हाट, नंबर ऑफ टेल्स, एक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टेल्स। अब देखो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस ये चीज डिफेक्ट नहीं करेगी कि एक्स की वैल्यू क्या है। हम 2 बार ही उछाल रहे हैं, नंबर ऑफ टेल्स आने की, नंबर ऑफ टेल्स क्या क्या आ सकता है, वही 0, 1, 2। तो अगर प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होती, बराबर होती, कॉइन बायस नहीं होता, तो भी वो एक्स की वैल्यू तो 0, 1, 2 होती। तो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड मतलब इफेक्ट नहीं आएगा उस चीज का कि कॉइन बायस्ड है या नहीं है, ठीक है ना। डिफाइंड इज नंबर ऑफ टेल्स, एक्स तो केवल इस पे डिपेंड करेगा कि एक्स का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ टेल्स आना, तो नंबर ऑफ टेल्स कितनी बार आ सकता है, 2 बार ही उछाल रहे हो, सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर। सैंपल स्पेस जब ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली कॉमन सेंस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, बताओ।
तो एक बार भी टेल नहीं आया, एक टेल आया और दो टेल आया, तो 0 1 2 हो जाएगी। चलो 0 1 2 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं क्विकली। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। शुरू करें। ओके। एक्स इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, एक बार भी टेल नहीं आया। तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, या फिर ऐसे लिखो, पहले हेड्स की संख्या लिखो, 2 हेड्स एंड 0 टेल्स कह सकता हूं उसको मैं। बोलो, इसको क्या कह सकता हूं, 1 हेड एंड 1 टेल, जैसे पहले डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव कर रहे थे, और इसको 0 हेड एंड 2 टेल। अब आगे बढ़ो। अब दोनों बारी आपको हेड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। क्लियर है, ये लाइन यहां से हटा देता हूं मैं, बीच में आ रही है, ठीक है ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ऊपर लिख देना कहीं। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, और एक बारी हेड आना एक बारी टेल आना। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है नहीं, ये चेक कर लेना। दो बार टॉस करेंगे तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ही आप ये इनटू का काम कर सकते हो। नहीं तो मल्टीप्लाई का काम करोगे तो सही, लेकिन फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करोगे, एच एच इंटू टी ऑन एच, इस तरीके से डिफेक्टिव ऑन, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीन में आ जाएगी अगर डिपेंडेंट हुआ तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। आगे बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी, सही किया क्या मैंने, गलत, केसेस तो बनाए नहीं, केसेस तो बनाओ भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2C0, 2C1। यहाँ पे दो केस होंगे ना बीच वाले में, पहले वाली में हेड दूसरी वाली में टेल, और पहले वाली में टेल दूसरी वाली में हेड, बाकी में तो चलो एक एक केस ही होगा। लेकिन वो दो केस या तो आप सीधे सीधे लिख दो, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। हाँ, तो फिर आप तो उसके हिसाब से चल रहे हो, सैंपल स्पेस के हिसाब से। अगर आप एच टी और टी एच ऐसे दो केस सोच रहे हो, तो फिर आप सैंपल स्पेस में चले गए, तो फिर आप सैंपल स्पेस लिखो भी सही पहले कि क्या क्या हो सकता है, एच 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 टी टी एच टी टी। जब आप सैंपल स्पेस ड्रॉ नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको ऐसे कॉमन सेंस सोचना पड़ेगा, और केसेस बनाने के लिए 2C1 2C0 2C, ये मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते कि आधा काम इसका किया आधा काम इसका किया। समझ गए, क्लियर। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या है, 3/4, दोबारा एच है 3/4, और 2C0 1 होता है। इधर आओ, एच क्या है 3/4, टी क्या है 1/4, और 2C1 2 होता है। इधर आओ, 1/4, 1/4, और ये भी क्या होता है 1 होता है। तो कितना हो गया ये, 9/16। ये कितना हो गया, 6/16, और ये कितना हो गया, 1/16। जोड़ो, आ गया 16/16। इसको सॉल्व करके और फर्दर लिख सकते हैं 3/8। बाकी को तो नहीं लिख पाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। तो टेबल के अंदर आप इसको 3/8 ही लिखें, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है जिसमें पूरा सॉल्व करके लिखें, राइट। तो एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, 0 1 2, 0 1 2 टोटल। ठीक है, तो जीरो की क्या लिखेंगे हम, 9/16। वन की हम 6/16 ना लिखे क्या लिखेंगे, 3/8, और इसकी अगेन क्या लिखेंगे, 1/16। ये कॉलम फालतू बन गया। टोटल कितना है, 1। अच्छा, जब कॉइन बायस नहीं होता था, तो नंबर ऑफ टेल्स, बोलो बोलो बोलो, कॉइन बायस नहीं होता तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता, 1/2 रहती हर जगह। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1, यानी 1/4, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2, यानी कि 2/4, और फिर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1, 1/4। तो 1/4, हाफ और 1/4, ठीक है ना, तो वो इजी होता बस। चलो जी, कौन कौन सा इक्वेशन किया अभी अपन ने, 7। अब देखो, अभी तक मीन और एक्सपेक्टेशन आया नहीं है, तो आज की क्लास में आना भी नहीं है। देखो यहाँ से 10th से क्वेश्चन शुरू हो रहा है मीन निकालने का। तो मीन निकालने का पार्ट हम कल ही करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 8 और 9th बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है। ये मान के चलो कि बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। केवल और केवल हमको क्या चाहिए, एक्स, ए रैंडम वेरिएबल एक्स ऐसा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, और उसके अंदर कुछ के नामक क्वांटिटीज गिवन है, उन के की वैल्यू निकालो। फिर प्रोबेबिलिटी निकालो जब एक्स की वैल्यू 3 से छोटी हो, फिर प्रोबेबिलिटी निकालो जब एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी हो, फिर प्रोबेबिलिटी निकालो जब एक्स की वैल्यू 0 और 3 के बीच में हो। तो ये क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन और ये क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम्स में, तो स्कोरिंग एंड इजी, स्कोरिंग एंड इजी। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें से के की वैल्यू को सॉल्व करो। तो आप जानते हो समेशन पी आई क्या होता है, 1 होता है, ये तो सब जानते हैं। तो समेशन पी आई 1 होता है, तो इन सबका सम 1 होगा। अच्छा, देखते ही जैसे ही आपकी नजर गई, देखते ही आप इसको तो करो इग्नोर, क्योंकि किसी भी की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, इस जीरो की वजह से इग्नोर नहीं किया मैंने इसको, मैंने नीचे वाले जीरो की वजह से इग्नोर किया। एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, तो इसको तो इग्नोर करो। टेबल मान लो यहीं से स्टार्ट है। चलो इसको ऐड करो, के 2 के 3 के कितने के हो गए, और एक के ये रहा, एक और दो तीन और दो पांच, पांच और तीन आठ, और एक आखिरी में भी बैठा है 9 के, और के स्क्वायर कितने हो गए, 1 और 3,
एक और दो तीन, तीन और सात 10k², राइट। तो ये हमारे हिसाब से समेशन पी आई है, ये उनके हिसाब से समेशन पी आई है, तो इक्वल टू 1 कर दें हम। तो के की वैल्यू निकालें यहाँ से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 10k² प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। जल्दी स्प्लिट करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सो ये कितना हुआ, 10k को कॉमन लो, k+1, देन उसके बाद आओ माइनस 1 को कॉमन लो, k+1 अगेन आया 0, k+1 और फिर इधर 10k-1 इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू -1, इज इट पॉसिबल k की वैल्यू -1 और k की वैल्यू 1/10? तो -1 क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि k की वैल्यू आप कहीं पर भी डालो, जिसमें यहाँ डाल दो, तो प्रोबेबिलिटी -1 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी -1 नहीं हो सकती ना, तो ये हो जाएगी रिजेक्ट। तो क्या लिखेंगे, k इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल। एयर k इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है पॉसिबल वो भी लिखेंगे हम। इज रिजेक्टेड या इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट मेक्स सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज लेस देन 0, जबकि सभी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एज इट मेक्स इट मेक्स ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो हो गया हमारा ना। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, बोलो। व्हेन प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 के कौन कौन से केसेस हैं? ओनली एक ही केस है, तो उसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 7, और एक्स इक्वल टू 7 की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 7k² प्लस के। तो कल तक के की वैल्यू मिसिंग थी, आज नहीं है। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 का स्क्वायर यानी 1/100, और यहाँ पे 1/10, इट गिव्स मी व्हाट, 7/100, और 1/10 को लिख सकता हूँ 10/100, सही है। तो 17/100, और आई कैन से इट 0.17। ठीक है, फोर्थ एंड द लास्ट वन, 0 और 3 के बीच में कौन कौन से केसेस हैं बताओ। सेम ही आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। तो देखो ये वाली चीज सेम हो गई भाई, एक्स की वैल्यू लेस देन 3 से है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 3, और ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो सीधे सीधे आंसर लिख दूंगा 3/10। सेम ही आ गई, आंसर मैच करो पीछे से। हाँ, तो फिर डिफरेंस आता है, यस। क्योंकि x की वैल्यू 0 पे प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है ना, अगर ये केस रिजेक्ट नहीं होता तो फिर पहले और तीसरे क्वेश्चन में डिफरेंस आ जाता। ठीक है, क्लियर, ओके। अब सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न है, शायद उससे भी शॉर्ट है। खत्म करो उसको, फिर बाकी क्वेश्चन हम मीन निकालने के कल ही करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, देखो द रैंडम वेरिएबल एक्स एज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिस। अब की बात टेबुलर फॉर्म में नहीं गिवन है, जैसे फंक्शंस गिवन होते थे वैसे गिवन है, राइट। तो क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू 0 पे प्रोबेबिलिटी के है, एक्स की वैल्यू 1 पे प्रोबेबिलिटी 2 के है, एक्स की वैल्यू 2 पे प्रोबेबिलिटी 3 के है, अदरवाइज 0 है। तो अदरवाइज 0 को तो हटाओ, प्रोबेबिलिटी 0 तो वैसे भी नहीं लेनी, तो हमारे पास तीन ही केस है ना। तो पहले तो वही डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, तो समेशन समेशन पी आई होता है हमारा 1, समेशन पी आई निकालूंगा, तो के +2k +3k gives me 1, करो सम, 6k इक्वल टू 1, सो इट गिव्स मी के की वैल्यू 1/6। पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन में तीन चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 कैसे निकालेंगे, कौन कौन से केस काउंट होंगे, एक्स की वैल्यू 0 वाले और एक्स की वैल्यू 1 वाले। एक्स की वैल्यू 0 पे के है, 1 पे 2k है, k+2k 3k है, कल तक k मिसिंग था, आज नहीं है। 3 × 1/6 गिव्स मी व्हाट, 1/2। चलो सेकंड क्वेश्चन है, लेस देन और इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। दो या दो से छोटा चाहिए, तो दो या दो से छोटा चाहिए, तो उसमें क्या क्या काउंट होगा बताओ, सारे ही हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 भी काउंट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 भी काउंट हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू 2। तो आप आंख बंद करके भी कह सकते हो 1 प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि केस सारे ही काउंट हो गए, तो पूरा सैंपल स्पेस काउंट हो गया। k+2k+3k इट गिव्स मी 6k, और 6k इक्वल टू 6 × 1/6, पूरी 1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, है ना। और लास्ट केस, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या करोगे, दो या दो से बड़ा, तो ओनली, क्यों दो तो है ना, एक्स इक्वल टू 2 यानी कि 3k, यानी कि 3 × 1/6, आंसर देखो, 1/2, 1/2। अब आप इनको सम करके 1 करने की कोशिश मत करिएगा, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं, इसमें भी काउंट हो रहे हैं, इसमें भी काउंट हो रहे हैं, तो इनका सम 1 नहीं होगा।
उन्हीं का सम वन होगा, जो जो केस इसमें काउंट हो गया अगले में ना हो, और अगले में काउंट हो गया अगले में ना हो। इस तरीके से सारे केसेस ले लें तो सम वन आएगा। ठीक है ना। अब जैसे x = 2 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो दो बार आ गया तो सम वन कैसे आएगा, वन से ज्यादा ही आएगा ना। ठीक है। ओके। चलो एक बार निकालो इंटीग्रल्स जल्दी से। हाँ 10 क्वेश्चन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकालो निकालो निकालो। 15 मिनट करेंगे बस। 15। हाँ चलो निकालो निकालो निकालो, बातें नहीं, इतनी देर में हम 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।